हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम एंटरप्रेन्योर स्किल्स स्टडी करने वाले हैं एंड इस यूनिट को हम 2 सेशंस में कंप्लीट करेंगे। जो वर्ड है एंटरप्रेन्योरशिप, इससे जो 9th ऑनवर्ड स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी फैमिलियर होंगे, क्योंकि लास्ट ईयर जो लास्ट सेशन जो हमारा था इसमें दिल्ली गवर्नमेंट ने एक कैरिकुलम लॉन्च किया था, EMC एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट कैरिकुलम, जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। एंड जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो शायद इसके बारे में जानते भी होंगे। इट्स बेटर कि आप लोगों को समझना आसान होगा व्हाट इट एक्चुअली। जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो EMC कैरिकुलम आप लोग स्टडी कर रहे हो, ये आपके एंटरप्रेन्योरशिप स्किल से रिलेटेड है। और इसका जो मेन फोकस है वो सोसाइटी में जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बूस्ट करना है, उनको मोटिवेट करना है। और साथ ही अगर आप स्कूल लेवल पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आप इन चीज़ों के बारे में अगर आपको पता है, आप अपने आइडियाज़ के पे वर्क कर रहे हैं, तो उसको एंटरप्राइज में कन्वर्ट करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। यानी कि आप जो जॉब सीकर बनते हैं 10th पास आउट होके, ग्रेजुएशन करके, आप एक जॉब क्रिएटर बन सकते हैं। ये इसका मेन फोकस है कि आप अपने स्किल सेट पे काम करें, आप अपने जो एंटरप्रेन्योर स्किल्स हैं उनके बारे में जानें। और साथ ही जो एंटरप्रेन्योर है वो आपके जो किस तरीके के टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं, उसको कैसे मैनेज करना पड़ता है एज एन एंटरप्राइज। अगर वो रन करता है तो उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। किस तरीके के फंक्शंस उसको परफॉर्म करने होते हैं एंड डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं हम कि कौन सा जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप है वो किस तरीके का है और वो किस तरीके से एक सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचा सकता है इंडिविजुअल के साथ साथ। अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बात करूं तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं दैट आर लाइक, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको असिस्ट करना, उनको रिकॉग्नाइज करना, उनके जो यूनिक बिजनेस आइडियाज़ हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, उनको मैं कहूँगा कि मोटिवेट करना, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना, जो उनकी रिक्वायर्ड स्किल्स हैं उन पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आप IT इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं आपका, तो अगर आप IT स्टडी कर रहे हैं एज ए वोकेशनल सब्जेक्ट, तो इट विल गोइंग टू बी हेल्प इन योर एंटरप्रेन्योर स्किल्स। आप एंटरप्रेन्योर जो आपका यूनिक आइडिया है उसको जो इम्प्लीमेंट करने में बड़ा ही वाइटल रोल, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप उसी स्किल सेट के साथ स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट इज योर, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको उनके बिजनेस प्लान्स को सपोर्ट करना एंड इंश्योरिंग कि इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तो उसको फुलफ़िल करना, फाइनेंशियल असिस्टेंस करना, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना, जैसे बैंक से लोन है, या फिर मैं कहूँगा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने जो EMC है उसके लिए बजट अलोकेट किया है कि बच्चे जो आइडिया लेके आते हैं, यूनिक आइडिया लेके आते हैं, वो एज ए प्रोजेक्ट उस पर काम करें और उसके लिए उनको फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, सच दैट कि अगर उनको लगता है कि वो इम्प्लीमेंट हो सकता है तो उस पर वो वर्कआउट करें। एंड बिजनेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना, और जो नए बिजनेस रिलेटेड नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनसे रिलेटेड उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, टैक्स बेनिफिट, सब्सिडी एट्सेट्रा की नॉलेज प्रोवाइड करवाना, एनकरेजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट अक्रॉस इंडस्ट्रीज़। दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो है उसके जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स थे वो हमने स्टडी किए। उसके बाद मैं बात करूँगा अगर फेज़ की, तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के मेनली ये 3 फेजेज हैं। स्टिमुलेटरी फेज होता है जब कोई भी एंटरप्रेन्योर किसी आइडिया के साथ शुरुआत करता है, यानी कि अगर मैं कहूँगा कि उसके जो आइडिया है उसके साथ उसके क्या प्रोसेस होगा, उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, उन सब के बारे में उसका जो इंडिविजुअल है, जो एंटरप्रेन्योर है, उसके इंटरेस्ट को क्रिएट करना, उसमें उसको मोटिवेट करना, उसको बूस्ट करना, ये स्टिमुलेटरी फेज में आता है। एंड सपोर्ट फेज में क्या होता है, अगर वो
अपना किसी बिजनेस प्लान पे काम करने वाला है तो उसको डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, फाइनेंशियली सपोर्ट करना, लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करना, पावर रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें सपोर्ट करना, ये आपका सपोर्ट फेज होता है। एंड अगर आपका इतना हो जाता है दैट मीन्स आपका ऑर्गेनाइजेशन आप रन करना शुरू कर देते हैं, तो सबसे जो लास्ट फेज है आपका सस्टेनेंस फेज, कि अगर आपकी ग्रोथ आपको नज़र आ रही है तो उसको कैसे हम और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, उस ग्रोथ को कैसे बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टेगनेंट चल रहे हैं, यानी कि उसको धीरे धीरे हमें इंक्रीज करना है, उसको आपको सोसाइटी में ज़्यादा लोगों तक उसको पहुंचाना है, तो उस पर काम करना है। दैट इज़ योर सस्टेनेंस फेज। नाउ इनिशिएटिव जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए मैं बात करूँगा तो दिल्ली गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसने ऑलरेडी बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की हुई हैं, जिसकी हेल्प से आप जो आपका जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और उनके पास यूनिक आइडिया बिजनेस प्लान्स हैं, वो उन स्कीम्स की हेल्प से डिफरेंट काइंड ऑफ सपोर्ट गवर्नमेंट से ले सकते हैं। और उसका जो मैं कहूँगा कि इनिशिएटिव्स में जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो डिफरेंट एजेंसीज़ के थ्रू सपोर्ट करती है एंटरप्रेन्योर्स को, जैसे NSDA है, NSDC है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NSDF है। इन द सेम वे जो डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं उन स्किल डेवलपमेंट से और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड उनके बारे में डिफरेंट आपकी ट्रेनिंग सेशंस जो हैं वो प्रधानमंत्री युवा उद्यमता विकास अभियान जो है उसके तहत दी जाती हैं। तो आप उनके थ्रू भी एंटरप्रेन्योर्स जो हैं अपना डिफरेंट काइंड ऑफ सपोर्ट जो है गवर्नमेंट से ले सकते हैं। और इन सभी स्कीम्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो एंटरप्रेन्योर को बूस्ट करना है, मोटिवेट करना है और उनके जो आइडिया है उसको इम्प्लीमेंट करना है, सच दैट द आइडिया बिकम्स कन्वर्ट इनटू अ एंटरप्राइज। एंड और वो स्कीम्स में से जैसे मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, अटल इनोवेशन मिशन है। सो ये डिफरेंट स्कीम्स जो है गवर्नमेंट ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट के लिए शुरू की हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए और उनको डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशनल जो प्रोसीजर होता है उन सब की नॉलेज के लिए, उनकी स्किल पे वर्क करने के लिए स्टार्ट की हैं। तो डेफिनेटली एंटरप्रेन्योर्स को इन स्किल्स की हेल्प लेना चाहिए, इन जो स्कीम्स है इनके हेल्प लेना चाहिए। नाउ एंटरप्रेन्योरशिप है उसका सोसाइटी से क्या रिलेशन है, अगर मैं उसकी बात करूं तो सोसाइटी पे उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। सबसे पहली चीज़ तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। अगर एंटरप्रेन्योर्स जो हैं अगर अपने आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करते हैं तो उससे इकोनॉमी बूस्ट होती है एंड जॉब्स क्रिएट होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जो थी वो कम होती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। एंड जो सोसाइटी प्रॉब्लम है, अगर आप कोई ऐसी सर्विस लेके आ रहे हो जो जिससे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी तो उसको सॉर्ट आउट हो जाती है। एंड जो भी आप इंडस्ट्री आप स्टार्ट करते हैं सम वॉट दे आर इन वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। इनकरेज करते हैं हम लोग एंटरप्रेन्योर्स को कि ऐसे आइडियाज़ लेके आएँ जिससे आपका सोसाइटी वेलफेयर भी हो। सो एंटरप्रेन्योर के साथ साथ सोसाइटी भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है एक एंटरप्रेन्योर के लिए, कि आपकी डिमांड्स और नीड्स जो है वो सोसाइटी क्रिएट करती है। आप अगर कोई प्रोडक्ट लेके आए हैं, आप कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस लेके आते हैं तो वो कितना आपका ज़्यादा लोग उसको कंज्यूम करेंगे वो डिपेंड करता है सोसाइटी के ऊपर। यानी कि सोसाइटी आपके बिजनेस से रिलेटेड जो मैं कहूँगा नीड्स और डिमांड्स है वो क्रिएट करती हैं, साथ में रॉ मटेरियल आपको प्रोवाइड करती हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको मिलता है सोसाइटी से एंड डिफरेंट मैं कहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है या पॉलिसी फॉर्मेशन या रिफॉर्म है वो आप सोसाइटी को ध्यान में रख के अपने बिजनेस में करते हैं, चेंजेज करते हैं, पॉलिसीज रिफॉर्म करते हैं। अगर मैं डिफरेंट टाइप्स की बात करूँ एंटरप्रेन्योर्स की
तो सबसे पहले मैं बात करूँगा सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का जो फोकस होता है वो सोशल कॉजेज जो होते हैं, जो डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम्स हैं, सोसाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनसे रिलेटेड आप अगर कोई एंटरप्रेन्योर काम कर रहा है तो वो आपका सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में आएगा। लेकिन अगर आप किसी फार्मर्स के बेनिफिट्स के लिए काम कर रहे हैं या फिर उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए कोई नया स्कीम लेके आते हैं या फिर कुछ ऐसे मैं कहूँगा कि नए डिफरेंट काइंड ऑफ सीड्स लेके आते हो जो जिसका प्रोडक्शन अच्छा हो, सो वो आपका एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप में काउंट होगा। एंड अगर आप ऐसी इंडस्ट्री क्रिएट करते हैं, आप ऐसा एंटरप्राइज बनाते हैं जिसमें 51% जो है वुमेंस को, उसका जो कैपिटल है वो 51% वुमेंस के लिए है, यानी कि ज़्यादातर वहाँ आपकी एम्प्लॉय जो हैं वो वुमेंस हैं, तो वो आपका वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में काउंट होता है। एंड स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो मैं कहूँगा कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं, फॉर एग्जांपल हमारा जो इंडिया है, उसका बैकबोन होती है स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप्स, यानी कि जो आप स्मॉल इंडस्ट्रीज, स्मॉल एंटरप्राइज आप स्टार्ट करते हैं और वो आपका हेल्पफुल होती हैं एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को। आप अपने लेवल पे यानी कि स्मॉल लेवल पे आप उसको सपोर्ट करते हैं किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो आपका अकाउंट होता है स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप में। सीरियल एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, जो एंटरप्रेन्योर कोई स्कीम स्टार्ट करता है, बिजनेस इम्प्लीमेंट करता है अपना बिजनेस प्लान, और फर्दर वो किसी और को हैंड ओवर करके वो कोई नया बिजनेस प्लान, यानी कि वो बड़ा डायनेमिक अगर एंटरप्रेन्योर है तो वो किसी दूसरे जो आपका एंटरप्रेन्योर जो आइडिया है उस पर वर्क करना शुरू कर देता है, तो वो आपका सीरियल एंटरप्रेन्योरशिप में आता है। सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप थे। नाउ अगर मैं बात करूँ जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके क्या फंक्शंस होते हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप के डिफरेंट डोमेन के अकॉर्डिंग अलग अलग फंक्शंस होते हैं। अगर मैं एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस की बात करूं तो जैसे बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन करना, यानी कि सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है कि आपको आपके इंटरप्राइज इस्टेब्लिश करने के लिए जो बिल्डिंग है उसकी रिक्वायरमेंट है और साथ ही मैनेजमेंट स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, तो उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है। साथ ही रिस्क टेकिंग, जो अगर आपको ये अपना बिजनेस आइडिया है उस पर कॉन्फिडेंस है तो आप रिस्क भी लेते हैं, क्योंकि ये रिस्क इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस। एंड इनोवेशन, साथ में अगर आपका कंसिस्टेंट आपकी जो आपका आइडिया है वो काम कर रहा है तो आप उसको और ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए एक नया आइडिया इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और उसी को हम कहेंगे इनोवेशन जो है, वो एक नया प्रोडक्ट कह सकते हैं उसके लिए आप डिज़ाइन किया ताकि आपकी ग्रोथ और ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाए। तो ये आपके ये भी एक एंटरप्रेन्योर के ही फंक्शन है कि वो अपनी ग्रोथ के लिए, अपने एंटरप्राइज ग्रोथ के लिए ये सब करता है। जो प्रमोशनल फंक्शन है, जैसे प्रमोशनल फंक्शन जितना भी आपका स्टाफ है, मैनेजमेंट है, उसमें आइडिया डिस्कवरी, यानी कि जो भी यूनिक आइडिया लेके आ रहा है उस पर टीम काम करे, उसके क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं और उसका क्या बेनिफिट हो सकता है उस पर वर्क ऑन करना। डिटेल इन्वेस्टिगेशन, अगर कोई आपका आइडिया है उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होगा, आपके इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, आपकी जो डिफरेंट उससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपके जो कस्टमर्स हैं उनसे क्या रिलेशन होगा, इस सब की डिटेल स्टडी करना, ये भी एंटरप्रेन्योर का ही फंक्शन है। असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको असेंबल करना। रिक्वायरमेंट, देखो कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको उसके लिए क्या क्या ज़रूरत होंगी, आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, ये सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टास्क होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और किसी भी एंटरप्राइज के लिए, कि वो अपनी रिक्वायरमेंट को असेंबल करें और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें से क्या हम फुलफ़िल कर सकते हैं और क्या नहीं हो सकती हैं, जो नहीं हो सकती हैं उस पर हम क्या काम कर सकते करें, यानी कि किस तरीके से उसको हम फुलफ़िल कर सकते हैं, ये आपका प्रमोशनल फंक्शन में आता है। नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल, यानी कि कैसे हम अपनी जो कैपिटल है उसको रेज कर सकते हैं सच दैट कि आपका फंक्शन जो है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन जो है, आपका एंटरप्राइज जो है वो एक नए लेवल पे आए, एक
मैं कहूँगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़रूरी होता है बनाना, यानी कि जो इनकम है और जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको मैनेज करना, वो आपका जो अकाउंटिंग सेक्शन जो होता है वो फाइनेंशियल वर्क करता है, और उसमें हम सारी डिटेल रखते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की। मैनेजरियल फंक्शन में क्या आता है कि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन बनाता है अपना, यानी कि कंप्लीट प्लानिंग बनाता है कि उसका विजन होता है कि 5 ईयर्स के बाद हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ पहुँचना चाहिए, उसकी ग्रोथ रेट कितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए एक प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरीके से हम वर्क करेंगे सच दैट हम इस गोल या इस टारगेट को अचीव कर सकें। ऑर्गेनाइजिंग, जो आपने प्लानिंग की है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने जो आपका जो स्टाफ है, आपका जो मैनेजमेंट है, उसको ऑर्गेनाइज करना, किस कैंडिडेट को क्या टास्क देना है और कौन सी टीम से क्या एक्टिविटी आपको परफॉर्म करवानी है और उसका क्या रिजल्ट होगा। इन सब के जो इन सब का ऑर्गेनाइजेशन है वो एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। डायरेक्टिंग दैट मीन्स जो एंटरप्रेन्योर होता है वो जितने भी आपके टीम मेंबर्स हैं, टीम लीडर्स हैं, उन सब से अपने मैं कहूँगा कि 70 to 90% अपना टाइम जो है उनसे इस डिस्कशन में उनको गाइडेंस में आपका टाइम यूटिलाइज करता है, सच दैट उनसे जो उनके जो प्लान्स हैं उनके बारे में डिटेल स्टडी एंटरप्रेन्योर खुद भी करता है, साथ ही अपने जो आइडियाज़ हैं वो उनके साथ शेयर करता है और जो कंक्लूजन निकलता है उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। स्टाफिंग, आपका जो डिफरेंट मैनेजमेंट स्टाफ है उसको एक अच्छे वे में कोऑर्डिनेट करना, ये आपका काम होता है एंटरप्रेन्योर का। एंड लीडरशिप दैट मीन्स जो जितने भी आपके डिफरेंट आपके डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको एक अच्छे वे में लीड करना, उनको एक एज ए लीडर आप उन सबको इक्वली मैनेज करके चलना सच दैट उनके कोऑर्डिनेशन में कोई दिक्कत नहीं आए। ये आपका लीडरशिप क्वालिटी एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम्युनिकेशन, स्टाफ में जितने भी आपके जो कैंडिडेट हैं जिनसे आपको डायरेक्ट कन्वर्सेशन होता है उनसे कम्युनिकेशन डेली बेसिस पे करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। एंड सुपरविज़न, साथ ही उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उनसे क्या आपको बेनिफिट हो रहा है, एंटरप्राइज को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को उनसे क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, क्या कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, कहाँ आप आपको नुकसान हो रहा है, इन सब का सुपरविज़न करना। और जो आपको जो एरिया आपका वीक हो रहा है, जहाँ पे आपको नुकसान हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको कैसे इम्प्रूव करना है, उस पर आप वर्क तभी कर सकते हैं जब आप हर एक डिपार्टमेंट को अच्छे से सुपरवाइज करते हैं। नेक्स्ट इज योर मोटिवेशन, बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो भी काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको मोटिवेट करके रखना, और साथ ही सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको कभी कभार होता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन में लिटिल बिट आपका नुकसान होता है, तो उस चीज़ को आप कैसे ओवरकम करेंगे, कैसे आप मोटिवेट करेंगे अपने जो स्टाफ है उसको, और साथ ही अपनी ग्रोथ को कैसे इंक्रीज करेंगे। तो मोटिवेशन फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और साथ ही एक मैं कहूँगा कि पॉजिटिव फैक्टर लाने के लिए मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज योर कोऑर्डिनेशन से मेरा मीनिंग है, जैसे मैंने आपको समझाया कि अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज, एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन वेल इस्टेब्लिश्ड हो गई है तो फर्दर जो डिफरेंट आपके स्टाफ है या फिर आपका डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी होता है, सच दैट आपकी कोई भी जो प्रॉब्लम आती है तो उसमें एज ए टीम आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम करे और उसको ओवरकम कर ले, आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर ले। कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका कंट्रोल होना चाहिए, आपकी कंपनी पॉलिसीज़ सच दैट जो आपकी पॉलिसीज़ हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सकें और उसको फॉलो किया जाए। उसके लिए आपके पास कंट्रोलिंग पावर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके एक प्रोटोकॉल्स जो आप बनाते हैं अपनी एंटरप्राइज के लिए वो सब लोग फॉलो करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक
डिसिप्लिन वे में काम होता है तो आपकी ग्रोथ डेफिनेट होती है। एंड नेगोशिएशन से यहाँ पे मीनिंग है कि आपको कई बार नेगोशिएट भी करना पड़ता है आपके कस्टमर्स के साथ में। आप जो अपनी सर्विस दे रहे हैं उसमें आपको नेगोशिएट भी करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि जो रेट जो आप डील करते हैं, जो कोटेशन आप दे रहे हैं वो कस्टमर को डायरेक्टली मैं कहूँ कस्टमर उसको अडेप्ट कर ले। तो समटाइम्स आपको नेगोशिएशन की ज़रूरत होती है तो आपको नेगोशिएट भी करना चाहिए। एंड बात करूँ अगर मैं कमर्शियल फंक्शंस की, तो आपका जैसे प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस है। प्रोडक्शन से रिलेटेड है कि आपका गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो उनका प्रोडक्शन कितनी साइज़ में हो रहा है, कितना नंबर ऑफ़ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, डिमांड्स कहाँ से क्रिएट करनी है, इस पे वर्क करना है। फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग, जो फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग फंक्शन से मतलब है कि आपका जो डिपार्टमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है वो इसका पर्टिकुलर रिकॉर्ड बना के रखे जिसको आप सुपरवाइज़ करते रहें कि कितना आपका जो एंटरप्राइज़ है उसमें कितना आपका ग्रोथ हुआ है और कितना हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं फर्दर इन फ्यूचर आपके प्रोडक्ट की। एंड साथ ही आपका मार्केटिंग, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के लिए मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है कि जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं अगर उसकी मार्केटिंग करने से उसकी ग्रोथ हो सकती है तो क्या क्या एरियाज़ हैं, कौन से एरियाज़ हैं या किस सोसाइटी में आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बूम कर सकता है, आपको वो फाइंड आउट करना, आइडेंटिफाई करना और वहाँ पे मार्केटिंग करवाना, ये एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एच आर मैनेजमेंट जो है उस एच आर मैनेजमेंट से मेरा मीनिंग है जो भी आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योर क्या करता है, जब भी कोई कंपनी में नया एम्प्लॉय आता है तो उसको एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड करना, उसको जो आपका उसका काम है उसके लिए उसको तैयार करना, ट्रेन करना और साथ ही उसके जो कंपनसेशंस हैं उन पे डिस्कशन करना, ये आपका एच आर फंक्शंस में आता है। So these are the functions, different functions of entrepreneurship एंड नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।